हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नई पीवाईक्यू सीरीज़ में, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो हैं पिछले साल के पूरे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। जैसा कि हम सभी दो अपने जो पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक 2017 और 18 की। 18 में ज़्यादा कोई रिपीटेशन नहीं थी, लेकिन अब हम आ गए 19th पर, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं अलग अलग टाइप में। टाइप पूरा सेम ही है, मतलब जो पैटर्न है वो सब सेम ही है क्वेश्चन का, लेकिन जो क्वेश्चन है उनके कुछ कुछ वैल्यूज़ बदल दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पूछ लिया गया है, तो उन सब के बारे में हमें इसके बारे में पूरा का पूरा कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करेंगे हम 2019 का पेपर। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक बात, जो भी इस साल वाले में सिलेबस में नहीं होगा वो वाले टॉपिक अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी से किसकी तैयारी में लगे हम 2023 की। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं आएगा तो वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर दे। तुम्हारा सेट 2 का क्या बोल रहा है तुम्हारा, देखो द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारा का सारा डाटा अपन को मिला हुआ है 4 एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो पहले वो बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले ये बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है यहीं पे रेट लॉ निकालना, तुम्हें ओवरऑल ऑर्डर भी बताना है रिएक्शन का और कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट के। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें करनी है, तो अपन जल्दी से कर लेते हैं। मैंने छोटी सी टेबल अपने लिए बना के रखी है, ठीक है, साइड में, जिसमें अपन जब कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अपन को दिखती रहे। सबसे पहले हमसे पूछा गया है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले तो रेट लॉ पता होना चाहिए। रेट लॉ क्या होता है, देखो, रेट इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, के, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ए और एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है, उसके ऊपर जो एक्स और वाई हम लिखते हैं वो होते हैं ऑर्डर। ठीक है, हमें यही तो निकालना है, हमको क्या चाहिए, यही तो निकालना है ना। अब देखो, मैंने अभी रेट लॉ नहीं लिखा है, तब स्क्वायर लगाते हो ना, ऊपर ए और बी है तुम्हारा, ऐसा बना रहा है ना, a + 2b मिलकर बना रहा है c। ठीक है, अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो बात अलग आएगी, अपन रेट लॉ लिखें ये वाला, है ना। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्टेंट पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है ये वाला। ठीक है ना, चलो अब हमें निकालना है क्या, एक्स और वाई, मतलब ऑर्डर निकालना है। और हमने ये पढ़ा भी हुआ है कि ये जो ऑर्डर है वो इक्वल भी हो सकते हैं इसके और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं इसके। किसके, तुम्हारे ये जो कोफिशिएंट दिया हुआ है ना आगे स्टोइकोमेट्री, इसके इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब अपन ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर तुम कैसे निकालोगे। ठीक है, आर हमारे पास गिवन है, देखो सारे के सारे आर हमारे पास गिवन है। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए 4.2 × 10⁻²है। ठीक है, सेकंड के लिए वहीं पे 6 है, 1.68 है और 2.4 है, किसके लिए, फोर्थ के लिए। ठीक, तो हमें ऐसा कुछ पकड़ना पड़ेगा जिससे एक से दूसरी चीज कैंसिल हो जाए, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, हमें चाहिए ये। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा इसको, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो मैं ऐसा लिखूं, ए की अपन ने एक्स लिया है, ठीक है, हमने इसको एक्स लिया, इसको वाई लिया है। अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो अगर मैं क्या करूं, एक 0.3 यहां से उठाऊं, एक 0.3 यहां से उठाऊं, तो y के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ x का। समझ में आ रहा है ना इतना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। रेट हमको सबको गिवन है कितना, 4.2 दिया हुआ है पहले वाले का, और इसका दिया है तुम्हारा 1.68, तो अपन वो लिख लेते हैं। देखो यहां से लिखूंगा मैं 4.2, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी दी हुई है वहां पे, -2 इज इक्वल टू के। एक्टिव कंसंट्रेशन देखो कितना है, अब यहाँ पे पहले वाले के लिए कितना है, 0.2 है, दिख रहा है 0.2, तो मैं लिख दूंगा ऐसा 0.2, लिखा 0.2, है ना। अब ये मैंने लिखा है 0.2, और जो बी के लिए कितना है 0.3, इसके लिए है 0.3, ऐसा। क्लियर हो गया इतना, काफी ज्यादा इजी था ये। ठीक, यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा मैं y का टर्म, यहां पे लिखूंगा मैं x, ऐसे। ठीक है, ये हो गया अपना पहले वाले का। देखो 4.2 × 10⁻², k इज इक्वल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 और फिर तुम्हारा b का एक्टिव कंसंट्रेशन ये। ठीक है, ये हो गया मेरी इक्वेशन नंबर 1 एक्सपेरिमेंट 1 के लिए। ठीक है, अब देखो मैं वहीं पे लिख रहा हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए। 3 के लिए कितना है, 1.68 इंटू 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1 है। ठीक है, इज इक्वल टू के एक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है, किसका, पहले वाले का 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, ये उसकी पावर x, और यहाँ पे इसका कितना दिया है, 0.3 दिया हुआ है, उसकी पावर y। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर मैं क्या करूं, इसको डिवाइड कर दूं, पहले वाले को दूसरे से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा, देखो मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
है कि नहीं, हो जाएगा ना, जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, आप ध्यान से देखना। चलो मैंने किया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, तब देखना कैसा आएगा, 4.2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन ये हो जाएगा 1.68 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू के से के कैंसिल, ठीक है, और 0.3 से ऐसे लिख देता हूं, चलो के 0.2 की पावर x 0.3 की पावर y अपॉन के 0.4 की पावर x, ठीक है, 0.3 की पावर y, ठीक है, 0.3 की पावर y। ये दोनों से ये कैंसिल, के से के कैंसिल, हो गया, काफी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक, यहाँ पे क्या है 0.2 है 0.4 है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूं, इसकी पॉइंट को खिसका दूं, मतलब इसके पॉइंट को मैं यहाँ पे खिसका दूं, ऐसे लिख दूं 16.8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने क्या किया यहाँ से एक और डिवाइड कर दिया मैं, ठीक है। तो जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा तुम्हारा 1/4, ठीक है, कितना आएगा 1/4, 42 4 जा कितना होता है 168 होता है, 42 4 जा 168 होता है, ठीक है। तो अपन ने उसको कैलकुलेट करा तो इतना आ गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो ऐसे लिखा है 4.2 है इंटू 10 की पावर -2 है, इसका पॉइंट रिमूव भी कर दो तो 42 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, सेम इसमें ही कर लो, ठीक है। अगर मैं 2 पॉइंट रिमूव कर रहा हूं तो 168 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, देखो, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में जाएगा ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल, 42 4 जा कितना होता है 168, तो ये जाएगा 1/4, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहां पर अपना वैल्यू आया 1/4 इज इक्वल टू 1 की पावर 2, ठीक है, ये हो गया टोटल पावर x, क्लियर है। देखो ये क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/2 ये हो गया x/2, क्लियर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का x की पावर x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू तुम्हारी 2, क्लियर, ये हो गया तुम्हारा 2 वैल्यू, ठीक है। मतलब ए के लिए जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो कितना है 2 है, ठीक, क्लियर है। अब देखो अपन सेम चीज y के लिए निकालते हैं, y के लिए अपन निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, अब ध्यान से देखना, मुझे y को चाहिए है, a को कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं 2 ले लूं और 4 ले लूं, इक्वेशन नंबर 2 और 4, क्योंकि देखो 0.1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 2 वाली, तो क्या आएगा वो देखो यहाँ पे, ये 2 वाली ले रहा हूं तो ये जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारे क्या आ जाएगा, के एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ कितना तुम्हारा ए का 0.1, ठीक है, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ तुम्हारे बी का कितना 0.1, दोनों का 1 ही है, ठीक है, इसकी पावर x इसकी पावर y, ठीक है। सेम चीज ले लो आप दूसरे इक्वेशन के लिए, फोर्थ वाले के लिए, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 2.40 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, इज इक्वल टू के एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1, ठीक है, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.4, ये हो गया y, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर किसको डिवाइड कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे, ठीक है, या इसको पहले दूसरी वाले को डिवाइड कर रहा हूं 4 से। देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए पॉइंट के बाद 0 लगाओ ना लगाओ मतलब नहीं, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 24 इंटू 10 की पावर -3, कैसे लिखा, इसको अगर मैं पॉइंट रिमूव करूंगा, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट रिमूव करूंगा अपॉन 10 जाएगा, अपॉन 10 का मतलब क्या होगा, देखो ऐसा आ जाएगा ये 24/10, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 24 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है, सेम पावर है, -2 और -1 हो जाएगी प्लस, तो कितनी हो गई -1 -2 कितनी हो गई -3 हो गई, वो लिखा है, क्लियर है। थोड़ा सा बस पावर का खेल है, देखो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, वहां पे बहुत ईजी पड़ेगा अगर ऐसा सीख लिया तुमने तो, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा के, ठीक है, यहां पर देखना अब पहले वाले से डिवाइड कर रहा है 0.1 की पावर x, ठीक है, 0.1 की पावर y अपॉन ये कितना हो जाएगा x, यहाँ पे k 0.1 कि देखो इसकी पावर कितनी है x 0.4 की पावर y, काफी ज्यादा इजी, ठीक है। यहां से ये कैंसिल, k से k कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.4 है, मतलब मैं लिख सकता हूं इसको 1/4, ठीक है। तो ये कहां पे हो जाएगा, अब देखो 6 4 जा 24 और ये 10 की पावर -3 10 की पावर -3, इसलिए लिखा था मैंने ऐसा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 की पावर कितनी हो गई y, तो y की पावर कितनी जाएगी 1, y इज इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारा 1 जाएगा, क्लियर है।
तो हमें दोनों चीज पता चल गया, x इज इक्वल टू आया तुम्हारा 2 और y इज इक्वल टू आया तुम्हारा 1। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा ऑर्डर। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इतना सबको क्लियर है? अपन ने ऐसा करा है, ये अपना थोड़ा सा रफ टाइप का वर्क था, मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, है ना, ऐसा क्लियर। ये हमारा निकल आया ऑर्डर, ये अपन ने ऑर्डर लिख लिया। ठीक है, चलो अब तुमसे क्या पूछा है, अब एक का आया तुम्हारा 2, एक का आया 1, याद रखना। ठीक, अब तुमसे क्या पूछा था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए का आया था 2, मतलब एक्स की वैल्यू 2 आई थी, और बी का आया है 1। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए का कितना है ऑर्डर 2, बी का कितना है 1। क्लियर। चलो अब देखो यहां पे क्या है, रेट, राइट द रेट लॉ एंड ओवरऑल रिएक्शन, ये हो गया रेट लॉ। ठीक है, ये पूरे ऑर्डर के लिए हो गया। अब तुमसे पूछा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं उसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, n क्या अपना होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 ऑर्डर है पूरी रिएक्शन का। इतना क्लियर सबको, है ना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना। चलो, तो यहां पर अपन ने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया। अब उसने बोला है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के। अब के की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, सब चीज आ चुका है तुम्हारे पास। ठीक है, सब चीज आ चुका है। अब अपन हर जगह पे के की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। मैं 2 पे जगह पुट कर रहा हूं, तुम बाकी के 4 का निकालना। ठीक है, देखो कैसे आएगा, सबको फॉर्मूला याद है। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा आर रेट, फिर से लिखो इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्टिव कंसंट्रेशन इसका 1। ठीक, ये मैंने 1 इसलिए लिखा है, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे जाओ। आर की वैल्यू पहले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंट 1 के लिए देखो क्या आएगा तुम्हारा, वहां पर लिखा हुआ है 4.2 इंटू 10 की पावर -2 दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू के की वैल्यू निकालनी है, तो के को जैसे का तैसा रख दिया। ठीक है, ए का कंसंट्रेशन है 0.2, ठीक है, इसका स्क्वायर देखो स्क्वायर, और बी का कितना है तुम्हारा 0.3। सॉल्व कैसे करोगे मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/10 का स्क्वायर। सही है, 2/10 का स्क्वायर। उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3/10 बस नॉर्मल। ठीक है, इज इक्वल इंटू में के है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4.2 इंटू 10 की पावर -2 लिखा हुआ है। काफी ज्यादा इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 4, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 100, तो मैं इसको लिख दूंगा 10 की पावर -2। क्लियर हो गया इतना, 10 की पावर -2। ठीक, अब इसका देखो जरा कितना आएगा, इसका आएगा, इसको ब्रैकेट में रख रहा हूं, इसको देखो, ये जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1, ऊपर चला गया, ये हो जाता 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2। क्लियर, काफी ज्यादा इजी है ना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब अपन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे कैसे हो जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर -2 चल ही रहा है, अपॉन, ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं 4 इंटू 3, देखना है मैंने इन दोनों को साथ में लिखा, इंटू 10 की पावर कितना दिया है -2, और इंटू 10 की पावर -1, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्योंकि समझ लेना, इज इक्वल टू तुम्हारा के हो जाएगा। क्लियर है, सेम है बेस, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, फिर 4.2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 12 इंटू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 हो गया। काफी ज्यादा इजी। ठीक है, देखो ऐसे सॉल्व करना एग्जाम में, बहुत इजी लगेगा। इज इक्वल टू के हो गया ना, मजा आया। अब क्या करो, इसका पॉइंट रिमूव करो, तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के। 10 की पावर -3 से -3 कैंसिल, बचा ये कितना, देखो ये, इसको जब तुम काटोगे तो ये 6 से काट लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2/7, तो ये हो जाएगा 3.5। तो के की वैल्यू कितनी आएगी 7/2, मतलब कितना हो जाएगा 3.5। ये आ गया तुम्हारी के की वैल्यू। एक्सपेरिमेंट 1 के लिए तुम्हारी ये आ गई के की वैल्यू। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा इजी लगेगा एकदम से। जब तुम धीरे धीरे करते जाओगे ना, तुम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दोगे। मैं सीधे डायरेक्ट टाइप ये लिख सकता था, क्यों दिख रहा है ना, 4 इंटू 3 12 हो जाता, और इसकी पावर ऐड हो जाती तो मैं डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, मैंने थोड़ी प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को बताया ये वाला, तो काफी ज्यादा इजी पड़ेगा।
वहाँ कैलकुलेटर थी कि लेके थोड़ी ना घुस जाओगे आप। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। सेम एक्सपेरिमेंट नंबर किसके लिए निकाल लेना, 2 के लिए, तो सीधे सीधे वैल्यूज पुट हो जाएगी। देखो 0.1 का स्क्वायर और 0.1 नॉर्मल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/100, 1/100 लिख दूंगा उसको डायरेक्ट में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, उधर जाके 10 की पावर -3। देखो ये कितना है, ये तुम्हारा 6 × 10 की पावर -3। वो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी k की वैल्यू तुम्हारी 6 आ जाएगी, ठीक है। मैंने तो ओरली कर दिया, काफी ज्यादा इजी है वो वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ k की वैल्यू निकालना है, रेट तुम्हारा 6 दिया है, इसको कैलकुलेट करोगे 10 की पावर -3 आएगा, पूरा कैंसिल कर देना, आ जाएगा k = 6 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए, ठीक है। वो ओरली सॉल्व कर दिया है, और बाकी के अब 2 बहुत ईजी हो जाएंगे। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है अब तुम्हारा, बहुत ज्यादा इजी है, कोई खास चीज इसमें है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछा है आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.9 ग्राम 100 ml ऑफ KCl, ठीक है। किसका मोलर कंसंट्रेशन, तुम्हें इसकी वैल्यू दी हुई है, मोलर मास दिया है इतना, ठीक। इज आइसोटोनिक विथ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम पर इतना ml, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ये गिवन है यूरिया का। कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब तुम्हें अल्फा निकालना है, ठीक है, ऑफ किसका, KCl का निकालना है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द बोथ सॉल्यूशन हैव सेम टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर सेम है, तो अब तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से निकाल लेंगे। तो इसको कैसे निकाल सकते हो तुम, इसको हम निकाल सकते हैं, हमको पता है I × C × R × T इज इक्वल टू क्या होगा, I × C × R × T, ऐसे होगा। प्रेशर से निकाल रहा हूं ऑस्मोटिक वाले, ठीक है। क्या है ये, और तुम्हारे आइसोटोनिक है, तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। तो अपन ने ऐसे निकाला, तो चलो अपन जल्दी से अब इसको निकालने जाएंगे, ठीक है। T सेम होगा, टेम्परेचर इनने लिखा हुआ है सेम टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ पे R की वैल्यू सेम होगी दोनों के लिए। अब क्या बचा यहाँ पे, I × CI इज इक्वल टू C × I, ये बचा, ठीक है, ये बचा, ऐसे बचा, ठीक है। अपन ये क्यों कर रहे हैं, ये वाला पुट क्यों कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में आया नहीं आया, देखो क्यों। अगर मैं अल्फा का फॉर्मूला देखता हूं तो ये क्या होता है, 1I - 1 / n - 1, ठीक है। क्या तुम्हारे पास I यहाँ पे गिवन है, 1/2 नहीं गिवन है, तो I निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि ये, अब ध्यान से देखना, मैं पूरे गिवन लिख रहा हूं कि यहाँ पे क्या सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1, देखो 1.9 ग्राम क्या है तुम्हारा गिवन वेट ऑफ KCl, तो मैं WK लिख रहा हूं इसको, ठीक है, गिवन वेट। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तुम्हें 74.5 इज इक्वल टू दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब π1 इज इक्वल टू π2 होगा, दोनों का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है गिवन वेट ऑफ तुम्हारा क्या, यूरिया, तो WU लिख रहा हूं इज इक्वल टू वो है 3 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है यूरिया का, 60 ग्राम, 60 ग्राम, ठीक है। और हमें अब एक चीज पता है, जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका वॉन टू फैक्टर होता है 1, ठीक है। तो चलो मैं CK ले रहा हूं KCl के लिए, CU ले रहा हूं यूरिया के लिए, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा गिवन वेट ऑफ K कितना दिया है, 1.9 ग्राम, ठीक है, इनटू वांट ऑफ नहीं पता हमें, तो इनटू I बस लिखूंगा इसको, अपॉन, देखना अब अपॉन, ठीक है। गिवन वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो मॉलिक्यूलर वेट दिया 74.5 इनटू कितने ml में है, देखो सारे के सारे 100 ml में, वैसे ना लिखो तो भी सही चलेगा, क्यों चलेगा बताता हूं, 1000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाओ, लिखो तुम कंसंट्रेशन यूरिया का कितना दिया, 3 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास दिया है 60 ग्राम, ठीक है, इनटू I की वैल्यू कितनी होगी यूरिया के लिए, 1, यूरिया हो ग्लूकोज हो कोई भी शुगर हो उसके लिए कितनी होती है, 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, क्लियर। तो I की वैल्यू 1 होगी, लिखो ना लिखो, चलो लिख देता हूं, 1 इनटू यहाँ पे क्या होगा 1000 से इनटू, और यहाँ पे कितना होगा 100 से इनटू। काफी ज्यादा इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी, ठीक है, बहुत इजी लगा होगा। क्यों, मैंने क्यों बोला था कि वॉल्यूम लिखो ना लिखो, क्योंकि क्या है, देखो सेम वॉल्यूम है, दोनों का सेम ही वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब यहां से जल्दी से I की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो I की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये, इसको यहीं पे रहने दो, बाकी सारे टर्म को उधर लेके चला जाओ, देखो क्या आएगा तुम्हारा, ठीक है। I इज इक्वल टू, I को मैंने इधर ही रखा, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 74.5 इनटू, ठीक है, ये कितना दिया देखो 3, ठीक है, बस ये कैंसिल हो गया, बाकी 1 का इंटू करने की जरूरत नहीं, ये कितना हो जाएगा 1.9, क्लियर, ठीक है। इंटू तुम्हारे कितना है 60, इंटू है 60, क्लियर।
इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया 20। 20 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा I = 74.5 अपॉन 38। 38 टू जा कितना होता है 76, तो ये लगभग कितना आएगा 1.96 आएगी I की वैल्यू। ठीक है, समझ गए, इतना क्लियर हो गया। चलो I की वैल्यू आ गई हमारी, काफी ज्यादा इजी लगा होगा। कैलकुलेशन बस है, शॉर्टकट तुम्हें पता होना चाहिए। 38 टू जो 76 होता है तो लगभग 9 के करीबन आएगा, 1.9 भी लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा। अब देखो अल्फा = ये आएगा, तो कितना है इसका 1.96 - 1, ठीक है, अपॉन, ठीक है, n कितना होगा, n कितना है, KCl टूटता है तो कितना बनाता है 2 आयन बनाता है। ठीक है, तो कितना बनाएगा, देखो ऐसे इसको मैं बता दे रहा हूँ। चलो देखो, KCl टूटा, क्या बना K प्लस Cl-, टोटल कितने आयन है 2 हैं, तो इसको क्या वैल्यू जाएगी 2, n = जाएगा 2, खत्म। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा = हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 में से क्या 1.9 में से 1 गया तो कितना बच गया 0.96। ठीक है, तो इतना डिसोसिएट ये हो गया है, इतना आ गया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब परसेंटेज में पूछ ले, ठीक है, तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना जाएगा 0.96 × 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, कितना जाएगा 96% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो ये तुम्हारी आंसर आ गया। कितना ज्यादा इजी था बताओ, कितना ज्यादा इजी था। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है ना, तो कितना कुछ ज्यादा लगा ही नहीं, सिर्फ हमें 2-3 चीजें पता होनी थी। तो मैं कैलकुलेशन बता देता हूं। हमसे पूछा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, इसके ये चाहिए, ये कैसे निकाल लोगे। ठीक है, तो हमें पता है अगर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछता तब बात अलग होती, इनिशियल कंसंट्रेशन दे देता। ठीक है, लेकिन इसमें तो 2 चीजें थी, तो इसको मैंने कैसे निकाला I - 1 अपॉन n - 1। I कहां से लेके आऊं मैं, I क्या होता है तुम्हारा वांट ऑफ होता है, वांट ऑफ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं कहां से लेके आता भाई, मैं क्या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मिल जाए तो तुम्हारी I की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर भी था, कंसंट्रेशन भी था, तो हमें सीधा कौन सा लगाना पड़ा, वो ICRT वाला। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। आंसर कितना था 96%। देखो अब है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन सेट नंबर 2 का। क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका तुम्हें एक्सप्लेन करना है, गिव रीजन देना। ठीक है, तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। हमें पता है ट्रांजिशन एटम, ठीक है, क्या होता है तुम्हारा ट्रांजिशन, क्या तुम्हारे मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो इनका तुमने पढ़ा होगा, शुभम सर ने अच्छे से बताया होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज्यादातर क्या होता है n-1d, यही होता है। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से सुनते चलना, पॉइंट लिखते चलो। पहला पॉइंट, इसके पास क्या होता है d ऑर्बिटल होता है। यहां पर इसके पास होगा d ऑर्बिटल, वो भी कौन सा होता है, एक वैकेंट होता है। ठीक है, अब जब d ऑर्बिटल वैकेंट होता है तो कोई भी चीज जब आती है इसके पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, या तो न्यूट्रल लिगेंड आएगा या एनाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो वो जो आएगा d ऑर्बिटल उसके पास पड़ा हुआ है एक खाली, ऐसा एक ना एक तो खाली रहता ही है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल स्टेट रहते हैं इसके। ठीक है, तो जब ये खाली रहता है, जब कोई भी एनाइन आ रहा है या फिर न्यूट्रल लिगेंड आ रहा है, ये इसके साथ क्या करता है, यहाँ पे लोन पेयर अपना दे देता है। क्या करेगा, लोन पेयर दे देगा। लोन पेयर देने से क्या होता है, यहाँ पर जो मेटल है वो बना लेता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनता है, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कैसे शो करते हैं अपन, एरो से शो करते हैं। एरो का मतलब क्या होता है कि किसी ने अपना लोन पेयर दे दिया है। तो एक बहुत सिंपल सा सादा रीजन है कि ट्रांजिशंस मेटल्स के पास एक d ऑर्बिटल खाली ही रहता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझ लो। दूसरी चीज क्या होता है, उनका जो एनर्जी है, ठीक है, वो इसका एटॉमिक साइज जो है वो कम रहता है। ठीक है, सबसे आप अच्छे से सुनो, एटॉमिक साइज छोटा, एटॉमिक अगर साइज छोटा, ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, वो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, चार्ज ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब अगर एटम का साइज छोटा है, अगर मतलब क्या है, न्यूक्लियस जो है वो अपना पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा कैरी करके रखा है, और अगर वो कैरी करके रखा है, जो भी चीज आ रही है वो उसको अच्छे से बांध के रखेगा। ठीक है, बांध के रखेगा। अब क्या आ रहा है, कोई एक चीज आ रही है, लिगेंड आ रही है, उसको मान लेते हम लिगेंड आ रहा है, उसने क्या किया, लोन पेयर अगर दिया तो वो उसको बांध के रखेगा। ठीक है, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं सबसे अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से एक ही रीजन लेके आना, एक तो एटॉमिक साइज छोटा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा, एक रीजन ये लिखना। दूसरा लिखना कि डी ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो लोन पेयर क्या कर सकता है, कोई भी चीज आके शेयर कर सकती है, वो इजीली ट्रांजिशन मेटल
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो सबसे अच्छे से रीजन ये लिखोगे, ठीक है। चलो अब देखो तुम्हारा क्या है, ई नॉट वैल्यू फॉर Zn2 प्लस Zn से जा रहा है और Mn2 प्लस Mn पर जा रहा है, आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर हम जरा ज्ञान दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है Zn2 प्लस, ठीक है, और तुम्हारा Mn2 प्लस, Mn2 प्लस हम बहुत बार देख चुके हैं अभी तक, ठीक है। ये करता है अपना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा क्या, फुल फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पर जैसे ही अपन Zn2 प्लस की बात करते हैं तो ये करता है अपना ऑर्बिटल फुलफिल्ड, समझ रहे हो, फुलफिल्ड हो जाता है उसका। यहाँ पर अगर अपन बात कर रहे हैं Mn2 प्लस की तो ये करता है अपने आप को हाफ फिल्ड। तो खुद सोचो, अगर तुमसे कोई बोले Mn2 प्लस से तुम Mn पे चले जाओ तो तुम जाओगे क्या, क्यों नहीं जाओगे। चलो यहाँ पे देखो, ये क्या है, स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल्ड है, लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है, ये है तुम्हारा अनस्टेबल, तो तुम जाओगे क्या, बिल्कुल नहीं जाओगे। इसके ही कारण इनकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, ई नॉट, समझ में आ गया। तो वो क्या करेगा, वो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, वो उसी फॉर्म में रहना चाहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एक्टिनाइट शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका सिंपल सा रीजन है, तुम्हारा एफ डी और एस का जो है कंपेरेबल एनर्जी रहता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जा सकता है, मतलब जो एनर्जी है इन लोगों की, जो गैप है वो बहुत छोटा गैप रहता है, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन आके वहां पे जाके बैठ सकता है, ठीक है। जिसके कारण एक्टिनाइट जो है काफी ज्यादा अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, मतलब एफ की जो और उसके डी की एनर्जी जो है बहुत छोटा सा गैप रहेगा, और छोटा सा गैप रहेगा। खुद सोचो, अगर तुम्हें वहां पे भीड़ कम दिख रही तुम यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ भीड़ कम है तो वहां जा सकते हो, समझ गए ना, एनर्जी लेवल कम है। क्लियर हो गया। तो इसीलिए तुम्हारे जो एक्टिनाइड होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल, मतलब बहुत ज्यादा वाइड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर है, ये पूरा सारा थ्योरेटिकल है, ज्यादा समझने का नहीं, ऐसे लॉजिक लगाओ आंसर मिल जाएगा। चलो अब 21th क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 2 का। ये बोल रहा है अमंग ऑल द आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आइडेंटिफाई, ठीक है, द वन आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, द वन आइसोमर विच इज रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है, द टू आइसोमर विच गिव सेम प्रोडक्ट। सारे के सारे इन्होंने बता दिए कि चारों का कुछ ना कुछ काम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं SN2 पे ऐसे डब्बा बनाना चाहता हूं, और अब तुमको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि बताओ इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले तुम सोचते रहो जब तक अपन आइसोमर बना के देखते हैं। यहां पर है सबसे पहले क्या दिया है, 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, एक जुड़ा हुआ है Br, तो Br जोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो क्या अपन सही बना रहे हैं। यहाँ पे कितना आएगा, एक बॉन्ड ऑलरेडी है तो दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड कार्बन का स्टेबल, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे दो बॉन्ड बना रही है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे लगा दो 2 हाइड्रोजन गिन लो जरा कितने हो गए, 3 2 5 7 और ये 9, तो देखो कितना है, C4H9, तो एक Br है। चलो देखो इसको मैं अब नॉर्मल लिख रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा CH3 CH2 और ये तुम्हारा क्या है, एक और CH2 और Br, ये होगा तुम्हारे 4 Br। नॉर्मल नेम क्या होगा तुम्हारा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर, तो ये तुम्हारा पहला हो गया, ठीक। चलो अब बताओ इसका और क्या बन सकता है, और एक मैं क्या करूं, इसको ब्रांच में लेके आ जाऊं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा CH3C, ठीक है, एक CH3 इधर लगा दूं, एक CH3 इधर लगा दूं, और ये तुम्हारा Br, ये बन गया दूसरा टर्शरी ब्यूटाइल तुम्हारा क्या, ब्रोमाइड। काफी ज्यादा इजी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये हो गया पहला, ये हो गया तुम्हारा दूसरा। और क्या कर सकते हैं, और क्या करूं मैं, ब्रोमीन को अगर इधर ले आऊं, अब मैं सब चीज को खिसका सकता हूं, जब तुम्हारी चेन को खिसका सकता हूं तो ब्रोमीन को भी खिसका सकता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, CH3 CH2 और CH3, ठीक है। क्या करूं, एक हाइड्रोजन की जगह पे मैं ऐसा ब्रोमीन लगा दूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। नाम अलग है, मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वही आइसोमर होता है। और क्या बन सकता है, 4 बोल रहा है भाई हमसे, तो 3 ही बने, ठीक है, 3 ही तो होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। क्या करूं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे लिखूं मैं CH3 CH, ठीक है, इसके ऊपर एक CH2 Br, और यहां पे जोड़ दूं मैं कैसा, ऐसा CH तुम्हारा फिर हो जाएगा ये 3। देखो कितने बॉन्ड है, 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9, तो ये तुम्हारा चौथा हो गया। अब इसने पूछा क्या क्या है, ध्यान से देखते चलना। यहां पे पूछा है विच आइसोमर
ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन जिसको चिराल कार्बन भी बोलते हैं लोग, मतलब क्या होता है उसका? 4 वैलेंसी से कार्बन की अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है। तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहां पे देखो कार्ब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन सेम है, तो हर जगह पे हाइड्रोजन सेम है, देख रहे हो ना कि 2 ग्रुप तो सेम हो गए, तो ये वाला कायरल नहीं होगा, ठीक। चलो अब इस पे जाओ, यहां पर देखो क्या है, मतलब ये तो सेम ही है, वही वाला है, ठीक है। यहां पे जाओ, अब ये देखो अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, ठीक है, तो इस पे जुड़ा है Br और CH3 तीनों ग्रुप सेम है, तो ये भी नहीं होगा कायरल, ठीक है। आगे जाओ, यहां पर मैं बात करूं अगर, ठीक है, तो देखो यहां पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH, यहां पे क्या है देखो एक हाइड्रोजन है, इसको अगर मैं ऊपर लिखूं तो एक हाइड्रोजन है, यहां पे CH3 जुड़ा है, यहां पे इथेन जुड़ा है, यहां पे इथाइल हो गई, ये मिथाइल हो गई, ये ब्रोमीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये वाला कार्बन कायरल तो है, कौन सा कार्बन? ये वाला कार्बन, ठीक है, जिसपे मैंने ऐसा वो लगाया, क्लियर। अब यहां पे देख लो, क्या यहाँ पे तुम्हारा कायरल है? ये CH3 सेम है, ये CH3 सेम है, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन एक है, दोनों ग्रुप तो सेम हो गए, तो कायरल चला गया। इसकी बात कर लो, दोनों 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्रुप सेम है, तो ये कायरल नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा तुम्हारा? जो थर्ड वाला है, जिसका नाम क्या था तुम्हारा? 2-ब्रोमोब्यूटेन, वो तुम्हारा कौन सा होगा? कायरल होगा। क्लियर है इतना? आगे क्या है तुम्हारा? आगे देखो, आगे है तुम्हारा कौन सा जो है वो तुम्हारा SN2 बनाएगा, SN2 रिएक्शन जल्दी से फास्ट देगा, ठीक है, उसकी बात करनी है। तो मैंने अभी बताया था कि थोड़ा सोच लेना, SN2 क्या करता है? इन्वर्जन करता है, मतलब SN2 का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, यही होता है ना, क्योंकि पीछे से एक्ट करता है वो। अगर उसको हिंडरेंस ज्यादा मिल गई तो SN2 रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। वहां पे मत चले जाना SN1 पे, वो कार्बोकेटाइन बनाता था, ठीक है ना, SN2 अलग है। चलो देखो, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा, मतलब उसको ग्रुप जहां से जा रहा है उसके पीछे उसको कम एंट्रेंस चाहिए, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। तो चलो अपन इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसका आंसर ये था, तो इसकी ही बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये जाएगा पीछे से आके एक्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे क्या है? बड़े बड़े ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, तो इसको मैं और लिखूंगा अगर ओपन करके, तो और बड़ा लगेगा तुम्हें। तो ये एक CH3 ग्रुप है, जिसके कारण क्या होगा? हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, रिपल्शन होगा, ठीक। सेम चीज इसमें ही होगी, इसमें होगा यहां से जाएगा, तो देखो ये कहां से एक्ट करेगा? यहां से, यहां पे भी 2 CH3 बैठे हुए, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है। चलो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो तुम्हारा ये अगर चला गया, तो बेचारा जो ग्रुप आएगा वो कहां से आएगा? ना यहां से आ पाएगा, ना यहां से आ पाएगा, इतने सारे बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। हिंड्रेंस मतलब ये होता है बेटा बल्कि ग्रुप, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप हैं, उसको अपन हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब अगर ये यहां से गया, इसको कोई पीछे से आने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना ही रिपल करेगा, ठीक है, बहुत कम रिपल करेगा। इसलिए SN2 का जो तुम्हारा रिएक्टिविटी ऑर्डर भी होता है वो होता है 1 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री, उसके बाद होता है 3 डिग्री, ये याद रखना। पहले रिएक्ट करेगा वो 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, ऐसे ही देख के तुम लगा सकते थे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो सबसे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये वाला आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। उसका नाम क्या है तुम्हारा? 1-ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर? अब देखो तुमसे पूछा है थर्ड, लास्ट पूछा है तुमसे। अब लास्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो लास्ट बोल रहा है द 2 आइसोमर विच गिव सेम प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है, ठीक है, विथ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहल जहां पे आ गया तो एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ठीक है, क्या होगा अगर ये यहां से गया, तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड। और ये वाला अगर मैं बात करूं, ये जो तुम्हारा बॉन्ड है यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूटेड है, एक ही सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये नहीं बनाएगा, ठीक है, ये नहीं बनाएगा। और हमें एक अच्छी सी चीजें पता है, ध्यान से देखना, ठीक है। हाइड्रो जब भी तुम्हारा कौन सा हेलोजन सेकेंडरी या फिर टर्शरी को तुम क्या कराते हो? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराते हो हीट, तो यहाँ पे क्या बनता है तुम्हारा? तब बनता है इन, अल्कइन बनता है, याद है, ठीक है। तो चलो अब यहां पे आ जाओ। अगर मैं क्या करूं, यहां से एक ब्रोमीन को हटा दूं और एक हाइड्रोजन यहां से हटा दूं, तो तुम्हारा बॉन्ड कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर देखो ये बन जाएगा CH3C, ठीक है। देखो अगर मैंने हाइड्रोजन यहां से हटाया तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड गया यहाँ पे CH2 और ये हो जाएगा CH3, तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। नाम क्या होगा इसका? जल्दी से बता दो, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल
प्रोपीन। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो एक और, उसने बोला है 2 प्रोडक्ट, तो एक और भी पॉसिबल है। अगर मैं क्या करूं, यहां से एक ब्रोमीन हटा दूं, यहां से ब्रोमीन हटा दूं, अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, अगर अल्फा से हाइड्रोजन गया तो देखो यहां पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। ये नॉर्मल कौन सा बन गया, ये बन गया तुम्हारा वही प्रोपीन, जैसा ये बना रहे 2 सेम। ठीक है, अब देखो लेकिन यहां पे रिएक्शन नहीं होगी, इन दोनों में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां से अगर ब्रोमीन चला जाए, हाइड्रोजन चला जाए यहां से, तो देखो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, इसका नाम क्या होगा देखो 2 मिथाइल ब्यूटीन। तो दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अब देखो ये क्यों नहीं हट रहे हैं, क्यों नहीं हट रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी की, तो ये वाला जो अल्कीन है जिसके ऊपर मैंने डब्बा बनाया, इसके ऊपर क्या है, 2 सब्स्टिट्यूटेड है। 2 सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा रहते हैं, जितना ज्यादा अल्कीन तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। देखो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनकी बात करें तो इनसे डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा वो। क्लियर है, तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो कौन सा होगा तुम्हारा, एक ये वाला होगा 4th वाला, और एक और कौन सा होने वाला है तुम्हारा, ये जो अपन ने क्या देखा था, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो वो तुम्हारा आंसर होगा। सारे आंसर लिख लेते हैं। चलो देखो देखो, पहला ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा था तुम्हारा, 2 ब्रोमो वाला। ठीक है, कौन सा था, 2 ब्रोमो प्रोपेन, यही था। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। ठीक है, SN2 कौन दे रहा था तुम्हारा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये भी ब्यूटेन होगा तुम्हारा, ये कौन सा होगा, ब्यूटेन। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है ना, अब ये कौन से दे रहे थे तुम्हारे, टर्शरी ब्यूटाइल, और वो तुम्हारा कौन सा था, 2 मिथाइल ब्रोमो प्रोपेन, वो वाला था आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारे ये आंसर हो गए। 21 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब आगे चलते हैं। देखो 22 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम यहाँ पर। अब है सेट 2 का 22 क्वेश्चन। बोल रहा है ए पार्ट है उसका, ये तुम्हारा क्या बना है, साइनाइड जुड़ा हुआ है, H2Ni के साथ करा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगी। सिंपल सी बात है, निकल प्रेजेंट है। ठीक है, देखो कैटालिस्ट क्या है, निकल है, तो हाइड्रोजनेशन होगी, बस करा दो। यहाँ पर साइनाइड को कैसे तोड़ोगे, सिर्फ साइनाइड को तोड़ के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N कैसे टूटेगा, एक बार हाइड्रोजन इधर, एक बार हाइड्रोजन इधर, एक बार हाइड्रोजन इधर, एक बार हाइड्रोजन इधर। क्लियर हो गया, बस ऐसे ही तोड़ना है, पूरा मत तोड़ देना। पूरा तोड़ दिया तो वहां अमोनिया बना दो, तुम यहाँ पे CH3 जोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पूरा नहीं टूटता है, 2 बॉन्ड टूटते हैं पाई के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखते चलो। ये तुम्हारा रहा ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, इसके ऊपर जुड़ा है C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर, काफी ज्यादा क्लियर। यहां से बॉन्ड तोड़ा मैंने H, यहां पर दिया H, यहां पर दूसरा बॉन्ड तोड़ा, एक H और एक H। देखो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, एक इलेक्ट्रॉन तो एक हाइड्रोजन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो बॉन्ड कितनी बार टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये रहा तुम्हारा, ठीक है, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा NH2, खत्म। ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन। ठीक है, प्रैक्टिस करना है तो इसके आगे और रिएक्शन कर लो। NH2 है, प्राइमरी अमाइन है, तो ठीक है, तो कार्बन अमाइन रिएक्शन भी कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक, चलो देखो अब उसके बाद है तुम्हारा बी पार्ट, जो तुम्हारा क्या है, देखो जब भी तुम्हें दिख जाए डायजोनियम क्लोराइड और रिएक्शन मिल जाए तुम्हें H3PO2 और यहाँ पे वाटर के साथ, तो हमेशा याद रखना जब भी ये आएगा तो तुम्हें सिर्फ इसको हटाना है, बाकी का एज इट इज लिख देना। कैसे, ये क्या कर देगा, डायरेक्ट बेंजीन बना देगा। ये बन गया तुम्हारा बेंजीन, इसको मैंने पूरा हटा दिया। हमेशा से याद रखना पूरा हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर Br, खत्म खत्म। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, ऐसे याद रखना। क्लियर, चलो देखो अब यहाँ पे अगर HBF4 आ जाता तो यहाँ पे चीजें अलग होती। ठीक है, अगर तुम्हारा वो आ जाता तो चीजें अलग होती। चलो देखो ये रहा तुम्हारा फिर से प्राइमरी अमाइन। ओ वहां पे मत करो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। आ जाओ जाओ जाओ, यहाँ पे देखो प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ये रहा तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, ये रहा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सी रिएक्शन है जरा बता दो। अभी तो अपन ने रिमल्टिमन पढ़ी थी पिछले सेट में, इस सेट में क्या आ गई, देखो उसी का भाई आ गया कार्बोलामाइन। ठीक है, रिमल्टिमन में और कार्बोलामाइन में सिर्फ एक ही फर्क है, वहां पर होता है क्या, फिनॉल। वहां पे क्या होता है, फिनॉल, यहाँ पे क्या होता है, अमाइन। बस चलो देखो, यहां पर जब भी रिएक्शन होगी डायरेक्ट कुछ नहीं करना, उठाओ इसको, अपन ने ऐसे उठाया। ठीक है, यहां पर CH2 जैसे का तैसा, नाइट्रोजन की जगह पे लगा दो आइसोसाइनाइड, खत्म आंसर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मस्त ऐसे साइन करके आना आंसर।
काफी ज्यादा इजी, क्लियर है, ठीक है। तो इसी रिएक्शन का नाम होता है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। राइटिंग सही नहीं आ रही है, नीचे लिख रहा हूं तो समझ जाना प्लीज, ठीक है, ठीक है ना। चलो देखो, अब देखो अगर इसका भी कराना चाहो तो इसका आंसर मेरे को जरा बता दीजिएगा, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना आगे, क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन अपना यहाँ पे खत्म, अब आगे चलते हैं। देखो 22 का और पार्ट क्या बोला तुम्हारा, हाउ डू यू कन्वर्ट दी फॉलोइंग, हाउ डू यू कन्वर्ट, वो हम कर ही लेंगे। चलो देखो पहला वाला है एन फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। सबसे पहले तो वही बनाएंगे हम, फिनाइल पे एन पे जुड़ा है फिनाइल, तो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने ऐसे फिनाइल, ठीक है। और इथेनामाइड क्या होगा, एक साइड अमाइड होगा मतलब C डबल बॉन्ड O होगा, इथेन है मतलब 2 कार्बन होंगे तो ये CH3 लगा दिया, यहाँ बैलेंस करना है नाइट्रोजन को तो H लगा दिया, खत्म। ये क्या बन गया, एन फिनाइल, देखो एन फिनाइल इथेन अमाइड, दिख रहा है, देखो फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे एन पे फिनाइल, ये बन गया इथेन, इतना पूरा इथेन, और ये पूरा लिंकेज क्या होती है, अमाइड, क्लियर। चलो अब देखो इथेनामाइड हो गया, इसके बाद बोल रहा है पैरा पे चाहिए ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा, देखो यहां पे मैं बना रहा हूं, पैरा पे चाहिए ब्रोमीन, एनिलीन है मतलब इसकी प्रेजेंस में होगा, मतलब इसके डायरेक्टिव में होगा CH, ऐसे NH2, क्या क्या चीजें चाहिए समझ लो। यहां पर ब्रोमीन चाहिए है और ये हटाना है, तो कैसे हटाओगे, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको हटाऊं पहले, ठीक है, NH2 बना दूं फिर ब्रोमिनेशन करा दूं, तो चीजें दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये हर जगह ब्रोमीन लगा देगा, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी से ब्रोमिनेशन कर दो इसकी, अभी से जैसे ही मैं ब्रोमिनेशन कर दूंगा तो ये कहां पे जाके जोड़ देगा, ये पैरा पर जोड़ देगा क्या, तुम्हारा प्रोडक्ट, देखो ऐसे ये बन जाएगा NH, ठीक है, NH यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3 पैरा पे जोड़ देगा ये ब्रोमीन, क्लियर हो गया। तो बेंजीन में ऐसे लिख रहा हूं। अब बात ये है तुम्हें सिर्फ ये हटाना है, तो कैसे हटा सकते हो, बहुत इजी है, यहां पर डाल दो तुम क्या, H प्लस OH माइनस, वाटर मॉलिक्यूल से तोड़ दो, तो देखो कैसे बनेगा। यहां से मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल से तोड़ा, ये H बनाएगा, ये तोड़ देगा OH से, तो निकल क्या रहा है, देखो यहां पे CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है OH, तो ये OH, तो ये निकल गया तुम्हारा एसिटिक एसिड बाहर, तुम्हारा क्या बन गया, डायरेक्ट बन गया, क्लियर। 2 स्टेप में हुई, पहले स्टेप में हमने क्या किया, इसको ब्रोमिनेशन कराया, सेकंड स्टेप में वाटर डाल दो, टूट जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब है बी वाला पार्ट, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से बनाना है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड मतलब क्या होगा, बेंजीन के ऊपर डाइएजो ये प्रेजेंट है और क्लोराइड है, तो ये हो गया Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन अभी जब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, HbF4 के साथ करा दो, HbF3 के साथ करा दो डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, HbF4, चलो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा, ये HbF4 है ना, तो देखो यहां पे क्या होगा, ऐसा ये जुड़ जाएगा तुम्हारा N2, ये होगा N2, ठीक है, और BF4 ऐसे जुड़ जाएगा, BF4, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे जुड़ जाएगा, क्लियर है। अब जब इसका तुम करा दोगे नाइट्रेशन NO2 किस प्रेजेंस में, तो यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और यहां से तुम्हारी चीजें निकल जाएगी, NO2 यहां से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी यहां से, और तुम्हारा BF3 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये तुम्हारा BF3 है, ठीक है, ये तुम्हारा BF3 है, क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये होगा तुम्हारा पॉजिटिव, क्लियर है, इतना हो गया। चलो अब देखो तुम्हारा कौन सा सी पार्ट, जो कि है बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है, बहुत इजी है। बेंजोइक एसिड कैसे देखेगा, ऐसे, ये रहा तुम्हारा बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O, ये O और H, एनिलीन बनाना है, ध्यान देना, ठीक है, एनिलीन बनाना है, देखो ये से, ये रहेगा तुम्हारा कौन सा, बेंजीन, इसके बाद बनाना है तुम्हें एनिलीन मतलब NH2। अब कैसे करोगे, देख ध्यान से देखो, क्या हटाना है तुम्हें, OH की जगह पे लेके आना है तुम्हारा NH2, और फिर CO वाला ग्रुप तो अपन बहुत इजीली निकाल लेते हैं क्योंकि प्रिपरेशन होती है। चलो देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ, HNH2 के साथ, ठीक है, ये तुम्हारा अमोनिया है, अमोनिया के साथ, तो देखो क्या होगा, मैंने पास में क्यों लिखा, समझने के लिए, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये क्या बन जाएगा, ऐसा, ये बेंजीन, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, यहां पर बन गया NH2। अब ध्यान से सुनो, यहां पर क्या होगा, ये तुम्हारा है CO, बस हटाना है,
CO हटाना मतलब एक कार्बन कम करना है, मतलब डिग्रेडेशन। कौन सी डिग्रेडेशन होगी? चलो देखो यहां पे रिएक्शन कौन सी होने वाली है, जब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे Br2 और तुम्हारा बेस की प्रेजेंस में KOH या फिर NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट तुम्हारा बन जाएगा अमाइड। इसी को कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों? क्योंकि देखो यहां से एक कार्बन की हो रही है कमी, एक कार्बन कम मतलब डिग्रेड हो रहा है, मतलब टूट रहा है कंपाउंड। क्लियर? ठीक है, तो ये तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, क्या क्या हुआ? सबसे पहले अमोनिया के साथ कराया, फिर मैंने क्या करा यहाँ पे Br2 KOH के साथ करा दिया, खत्म। क्लियर? ठीक, ये तुम्हारा आंसर। चलो 23rd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हमारा सेट 2 की। क्या बोल रहा है? गिव रीजन बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल है, सबने पढ़ा ही होगा कि बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये होता है। ठीक है, देखो ये होता है तुम्हारा बेंजोइक एसिड। कैसा दिखता है? C+O, ये O और ये एक H। जब भी ऐसा कंपैरिजन पूछा जाए पूरा स्ट्रक्चर खोल के बता दिया करो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक चीज पूछी हुई है CH3, C+O, ये O और एक ये तुम्हारा H। ठीक है, कोई भी चीज एसिड कब होती है? जब वो अपना क्या दे दे? H+ आयन दे दे। तो ये क्या करेगा? H+ आयन दे देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। सेम चीज इसकी ही बात होगी, ये क्या करेगा? यहां से H+ आयन दे देगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब उसने पूछा है क्यों ज्यादा एसिडिक, कौन सा क्यों होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहां पर अगर ये जैसे ही अपना क्या देगा? H+ आयन देगा, ये किस में बदल जाएगा? एक एनायन फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज बियर कर लेगा ये। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जैसे ही इसके ऊपर आ जाएगा, अब देखना चीजें, देखो यहां पर नेगेटिव सिंगल और ये डबल दिख रहा है, ये सिंगल ये डबल। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या है? देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पहली चीज। दूसरी चीज और क्या कर सकता है ये ऐसे कर सकता है कि ये देखो क्या करे, यहां पर ये अपनी शेयरिंग करे, यहां पर ये क्या जाएगा? ऐसा हो जाएगा। देखो एक रेजोनेंस कैसा हो जाएगा? ये एक रेजोनेंस ऐसा होगा। अब उसके में देखना, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल या नेगेटिव सिंगल और ये डबल। ठीक है, तो ये देखो रिंग के साथ भी क्या है? रिंग के साथ भी रेजोनेंस में है और खुद के मॉलिक्यूल के साथ तो ये रेजोनेंस कर ही रहा है, जिसके कारण क्या होता है? इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोक्साइड आयन, ऐसे बोल सकते हैं, बेंजोक्साइड है ये। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोक्साइड आयन, बेंजोक्साइड आयन। ठीक है, इसको बोल सकता हूं बेंजोक्साइड आयन कि क्या है? स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखना, यहां पर जैसे ही ये ऐसा करेगा, ठीक है, मतलब H+ आयन दे देगा, तो यहां पे क्या आएगा? देखो यहां पे भी एक रेजोनेंस लग रहा है, यहां पे भी रेजोनेंस लग रहा है। कैसे लग रहा है? ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल सिंगल के इसके पास क्या होंगे? लोन पेयर भी तो होंगे, है ना? यहां पर भी एक रेजोनेंस लग रहा है, जिसके कारण क्या होता है? ये भी थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन ये क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। मैं जब भी कोई भी चीज बोलता हूं, पहले भी बताया है कि मैं एक के कंपैरिजन में बोल रहा हूं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, कैसे? चलो ये भी देख लिया। अब एक चीज और अच्छे से बता दूं, यहां पर स्टेबल तो है ये, लेकिन यहां पर ये जो ग्रुप है दिख रहा है, ये वाला ग्रुप, ये क्या होता है? तुम्हारा +I ग्रुप। ये होता है तुम्हारा +I ग्रुप। ये क्या होता है सर? +I ग्रुप मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दूसरे साइड पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये पुश करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे फेंकेगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है क्योंकि H+ देके गया है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और इलेक्ट्रॉन अगर ये पुश करने लगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण मतलब कि इसका जो ये बनाता है एसीटेट आयन, ये क्या बनाता है? एसीटेट आयन, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। क्लियर हो गया? रीजन क्या है? CH3 के +I कैरेक्टर के कारण स्टेबिलिटी एसीटेट आयन की कम हो जाएगी। वहीं पे हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे कोई +I ग्रुप है ही नहीं और यहाँ पे क्या है? एक पूरा का पूरा सिस्टम, बेंजीन को मैं पूरा सिस्टम बोलता हूँ। क्लियर? पूरा का पूरा सिस्टम है रेजोनेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी। तो यही चीजें कुछ पॉइंट लिख के आएंगे, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू +I कैरेक्टर या फिर +I नेचर ऑफ CH3 ग्रुप या फिर अल्काइल ग्रुप। क्लियर हो गया? चलो, तो ये अपनी बात हो गई इसकी। अब उसमें बोला है, सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, मेथनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एथेनॉल। ठीक है, ध्यान से देखते चलना।
चलो देखो, मैथनल की बोल रहा है, मैथनल क्या होता है, मतलब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। कैसे देखेगा, एल्डिहाइड खुद का भी एक कार्बन काउंट होता है, तो इसके पास क्या होगा, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा, ये तुम्हारा हो गया मैथनल। एथेनल मतलब दो कार्बन, सिंपल सी बात है, एथ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक H। क्लियर। अब उसने बोला है मैथनल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, तो ये क्यों होगा, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये अपने ऊपर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ध्यान से देखना। आप यहां पर क्या होगा, ये जब आएगा इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, फिर से वही चीज है, वापस ले आओ, कौन सी चीज है, ध्यान से देखो, ये CH3, ये CH3 कौन सा ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन क्या होता है, यहां पर इसके कुछ ना तो हाइड्रोजन है, बहुत लाइट ग्रुप, उसको लिखना है ऐसा, लाइट ग्रुप, क्या होता है, लाइट ग्रुप। लाइट ग्रुप मतलब कि हल्का ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब इसके पास ना तो प्लस आई कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ना प्लस एम प्लस आर, प्लस आर तो बात ही नहीं आएगी, रिंग ही नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, यहां पर ये कोई भी इलेक्ट्रॉन पुश नहीं करेगा, किसके साइड, कार्बन की साइड। वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो CH3 है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा पुश, किसके साइड, कार्बन के साइड, जो कि अभी अच्छा खासा पॉजिटिव है, ठीक है। और किसको चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, जो एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो क्या है, हाईली नेगेटिव बोल सकते हैं ना उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो, तो वो किसके पास जाना चाहेगा, जो पॉजिटिव है। लेकिन ये जो प्लस आई है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ना पॉजिटिव जो नेचर है, जो कार्बन जितना पॉजिटिव है वो उसकी पॉजिटिविटी हो जाएगी कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। ये मत लिखना, ये लिख लेना, पॉजिटिव कम हो जाएगा, ठीक है, कार्बन कम पॉजिटिव हो जाएगा। यहीं पे बात करूं, यहाँ पे तो कोई पुश नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर कार्बन क्या है, अच्छा खासा पॉजिटिव है, कार्बन अच्छा खासा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब जब यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये अच्छे से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। वहीं पे हम बात करें, अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके अटैक करना चाहेगा तो यहां पे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाएगा, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पेयर आना थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि ये पुश कर रहा है। क्लियर है, तो यही रीजन लिख के आओगे, कौन सा, यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ज्यादा पॉजिटिव कौन सा कार्बन होगा, ये वाला कम पॉजिटिव होगा, और अगर ज्यादा पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल और प्रोपेनोन। तो चलो इसके सबसे पहले अपन बनाएंगे डायग्राम, मतलब तुम्हारे स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। प्रोपेनल एक कार्बन, दो कार्बन, एल्डिहाइड का भी कार्बन काउंट होगा तो ये कार्बन तीसरा, ठीक है, ये हो गया प्रोपेनल। प्रोपेनोन की बात कर लो, ठीक है, कैसे देखेगा, प्रोपेनोन है, कीटोन है, तो CROR होता है इसका, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। अब क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से देखना, ये प्रोपेनल, ये प्रोपेनोन। टेस्ट याद करो, जिसके भी पास टर्मिनल पर एक CH3 होता है, जिसके भी पास टर्मिनल पर एक CH3 होता है, तो वो क्या देता है, वो हमेशा देता है आयोडो फॉर्म टेस्ट। येलो PPT याद आ गई, ठीक है, ये बना के निकल के बाहर, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा बाहर। एक और चीज हमें पता है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड हो जाता है फर्दर ऑक्सीडाइज, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अमोनिकल सॉल्यूशन डाल सकते हो, तुम डाल सकते हो ना, वो AgNH2 होल्ट तुम्हारा, फिर ऊपर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो डाल सकते हो। वो क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा किसमें, ऐसे CH3 CH2 COO माइनस में, इसमें बदल देगा ये, तो ये तुम्हारा क्या देगा, अलग सी शाइन देगा ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो टेस्ट से तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर टर्मिनल पर CH3 ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा आयोडोफॉर्म नहीं होगा। अगर तुम्हारी कोई चीज ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती तो वो तुम्हारा कौन सा नहीं देगी, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगी, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, तो ये सिल्वर मिरर नहीं देगा, ये तुम्हारा आयोडोफॉर्म नहीं देगा, क्यों, क्योंकि CH3 नहीं है, यहाँ पे CH2 है, ध्यान रखना ये बात। क्लियर, काफी ज्यादा इजी। अब आगे चलते हैं, देखो अब तुम्हें क्या है, 25th क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का, क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड की इतनी दी गई है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट,
डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, मतलब तुम्हें K निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, वही C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर, ठीक है। क्या तुम्हारे पास अल्फा है, नहीं है, तो अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा इज इक्वल टू आयोनाइजेशन क्या होता है तुम्हारा, लिमिटिंग मोलर के अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या होता है, ये मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है। क्या तुम्हारे पास मोलर कंडक्टिविटी है, देखो सब में, क्या तुम्हारे पास मोलर कंडक्टिविटी दिख रही है, नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन तुम्हारा कंसंट्रेशन। तीन चीजें लग गई बताओ एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो डायरेक्ट सारी की सारी वैल्यूज के अपन पीछे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, देखो यहां से हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, फिर तुम अल्फा निकाल सकते हो, फिर तुम ये निकाल सकते हो आंसर। चलो देखते हैं अपन, पुट करो जल्दी से। तो हमें चाहिए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखना, मोलर कंसंट्रेशन ये हो गया। अब ध्यान से देखना, तुम्हारा क्या है के, तुम्हारे मतलब की कंडक्टिविटी कितनी है 4.95 इंटू 10 की पावर -5। ध्यान से देखो, इंटू क्या है तुम्हारा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 10 की पावर 3000 को, अपॉन कंसंट्रेशन कितना है वो भी देख लो ध्यान से, कितना है 1 इंटू 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, कितना बचेगा, यहां से ये पूरा कैंसिल, ठीक है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -5, कितना बच गया, -2 बच गया, ठीक है। तो कितना बचा, ये देखो यहां पर बच गया 4.95 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर 3। कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा, ये सिर्फ 10 आएगा, ठीक है। देखो ये पावर प्लस हो जाएगी, साइन ऑफ बिग नंबर, तो ये जाएगा 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 49.5। ये कितना आ गया तुम्हारा मोलर, ये आ गई, ये आ गया तुम्हारा मोलर। अब लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन देखो वो कैसे आएगा, ठीक है, तुम्हें गिवन है या नहीं है, ठीक। यहां पे देखो क्या है, तुम्हें ये गिवन है, दिख रहा है ना। तो जल्दी से अपन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 49.5 अपॉन, देखो डायरेक्ट कितना है, यहाँ पे तुम्हें 390 दी हुई है, 390.5 गिवन है इतना, ठीक है। तो अब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल टू, कैलकुलेट करोगे ये बड़ा है, ठीक है, अगर पॉइंट रिमूव करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4950 हो जाएगा ये, है ना। जब मैं करूंगा तो ये कितना आएगा, 0 लगाना पड़ेगा, 0.126 कुछ आएगा, कैलकुलेट करोगे तो इजीली आ जाएगा। मैंने क्या कुछ नहीं करा, पॉइंट रिमूव किया दोनों का, तो ये कितना हो गया 3905 अपॉन 495, ठीक है, ऐसा, क्योंकि दोनों का सेम ही आएगा। तो इसको मैंने 0 लगाया पहले, फिर पॉइंट लगाया, तो फिर तुम्हारा ऐसा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये तुम कैलकुलेट कर लेना। चलो अब आ जाओ आगे, हमारे पास अल्फा भी आ गई। अब तुम्हें चाहिए कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तुम्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, तो कैसे निकालोगे, के इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा 1 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इंटू, ध्यान से सुनो, अब कितना है 0.126, तो इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इसको कैसे लिखूंगा, 126 इंटू 10 की पावर, रिमूव किया तो कितना जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 1000, ऊपर लेके आऊंगा तो -3 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अपॉन में क्या है तुम्हारा, देखो कंडक्टिविटी है, अपॉन में तुम्हारा देखो के, अब लिखूंगा 1 माइनस 0.126 ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। सुनो, इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा, इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, यहां पे इसको मैं कर लूं 1000 में से 126 माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 874। चलो मैं इसको ऐसे सीधे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा के इज इक्वल टू अपॉन में 1000 में से 1000 में से 126 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 0.874, है ना। और ये हो जाएगा तुम्हारा, इसकी भी पॉइंट अगर मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा देखो, तो ये कितना हो जाएगा 874 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -3, ये दोनों से दोनों कैंसिल, बचा कितना 126 इंटू 126 10 की पावर -6, दो बार मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, यहां पर अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये जाएगा 6.97 कर लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट अब जब करूंगा तो ये जाएगा 1.81 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, ये हो जाएगा के, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है। 18 7 जो तुम्हारा 126 होता है, तो 6.9 से जब करोगे तो 18.1 कुछ आएगा। ठीक है, तो तुम्हारी ऐसी वैल्यू हो गई, 10 से डिवाइड कर दी तो ये आएगा 1.81। तो k इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 1.81 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा इजी। ये मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने ये निकाला, जैसे ही ये निकल गया फिर मैंने अल्फा निकाला, जैसे ही अल्फा निकल गया फिर मैंने ये निकाल दिया, खत्म, यही तो चाहिए था हमें। क्लियर, ठीक है, तो 3 फॉर्मूले लगे, ध्यान रखना। चलो अब है तुम्हारा बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोला, नर्नस इक्वेशन लिखनी है 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, किसके बारे में, इसके बारे में। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम, तो पहले पूरी रिएक्शन लिखूंगा मैं 2Al जो कि सॉलिड में है, तो यूनिटी हो जाएगा इसका, तो प्लस यहाँ पे क्या है 3Cu2 प्लस जो कि एक्वस में है। ठीक है, जो कि बना रहा है 2Al3 प्लस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। ठीक है, और बना रहा है 3 कॉपर जो कि सॉलिड है, तो ये हो जाएगा यूनिटी एक्टिव मास। अब देखना ध्यान से, क्या पूछा है, नर्नस इक्वेशन। क्या होता है नर्नस इक्वेशन, यहाँ पे आएगा E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.059 होता है, जिसको मैं लिख रहा हूं 6 अपॉन में क्या आता है n मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, या फिर मतलब ऑक्सीडाइज होने पे निकल रहे हैं, या फिर किससे को वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, कितने गेन करेगा कितने लूज करेगा वो होता है n। किसी एक को भी पकड़ लो, हाफ सेल को उससे निकाल लो। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एल्यूमिनियम दे रहा है कितने, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे सामने 2 लगा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब मेरे कहने का ध्यान से सुनो, एक एल्यूमिनियम है जो दे रहा है Al3 प्लस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिएक्ट कितने कर रहे हैं, 2। ठीक है, तो ऐसे मैं लगा हूँ 2 इंटू ये, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, अब इसको कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, जब ये कितना बनाएगा, 2 एल्यूमिनियम बनाएगा Al3 प्लस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6। बाकी का लगा दो, अब पता है तुम्हें लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक्टिव कंसंट्रेशन एक्वस बस काउंट होगा Al3 प्लस का स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा कोफिशिएंट पावर में। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है Cu2 प्लस और इसकी पावर 3 क्यूब। बाकी के सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड का जो तुम्हारा एक्टिव कंसंट्रेशन है अपन उसको क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं, मतलब 1 मानते हैं। तो लिखो या ना लिखो तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और इसको तुम्हें करके देखना है तो इसको डिवाइड कर देना, 0.01 आ जाएगा। बाकी का तुम्हारा आंसर क्या होगा, नर्नस इक्वेशन की इक्वेशन अपन ने बना दी इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब लास्ट है तुम्हारा क्या, व्हाट आर सेकेंडरी बैटरीज एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो इसको तो सीधा थ्योरेटिकल है, तो ये तुम सीधा आंसर ऐसा लिख सकते हो। क्या है तुम्हारा, दीज आर बैटरीज दैट कैन बी रिचार्ज। मैं ऐसा ही बता दे रहा हूं तुम्हें कि जो भी बैटरीज को तुम वापस रिचार्ज कर सको, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। और जो कि तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन सी है, लेड स्टोरेज बैटरीज है और NiCd मतलब तुम्हारी ये बैटरीज है, निकल कैडमियम बैटरीज तुम्हारे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तुम लिख सकते हो, काफी ज्यादा ईजी है, ये पूरा थ्योरेटिकल था। क्लियर है।